सो आप सभी लोगों का स्वागत है टू द यूट्यूब चैनल एंड टुडे अब सिर्फ 25 टू 30 डेज बचे हैं आप लोगों के जेई के सेकंड ए पे अटेम्प्ट में। तो मैंने उसके लिए आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लॉन्च 20 टू 30 डेज में कुछ कुछ चीज़ें जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज ऑप्टिमाइज हो जाए। तो उसके लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन चीज़ें जो हर सब्जेक्ट में आपको करनी पड़ेंगी, तो मैं सब सब्जेक्ट में बार-बार बोल के उसको लाइक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा वो, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उन कॉमन चीज़ों को पहले ही बता देता हूँ। पहली बात तो ये, आप सबको अपना 100% देना है। ये बहुत ऑब्वियस बात है बोलना कि आप सबको मेहनत करनी है। पर किसी के बोलने से मैं ये नहीं कह कि किसी के बोलने से कोई इंसान मेहनत करने लग जाता है, पर हाँ, एक मोटिवेशन या एक वो पुश ज़रूर मिल जाता है कि हाँ, हमें और एफर्ट डालना है। आपको अपना 100% एफर्ट डालना है और आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि जितना मार्क्स को करना है, जितनी रैंक लानी है कुछ। आपका गोल सिर्फ़ ये होना चाहिए कि मुझे अपना 100% एफर्ट देना है, जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं होता और एग्ज़ाम वाले दिन जब मैं दे के आऊँ, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस बात का। यही आपका गोल होना चाहिए और होपफुली आप और अगर आप ये करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपकी रैंक और मार्क्स भी अच्छे आएँगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जाएँगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब कुछ लोगों के लिए वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स हो सकता है। ज़्यादातर केमिस्ट्री या मैथ्स से होगा, तो हम केमिस्ट्री से स्टार्ट शुरू करेंगे। केमिस्ट्री आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल है। और फिज़िकल की बात करें तो उसमें मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि फिज़िकल में अगर तो आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। ट्यूज़ में ऐसा कोई है नहीं, अगर करना हो तो 30-45 मिनट्स गो थ्रू कर लेना, उस और कुछ करने की आज सच उसमें ज़रूरत है नहीं। उसमें मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं है, जिस भी स्टेज पे हैं आप, सबसे ज़रूरी है कि आप मोल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 बहुत ज़रूरी चैप्टर्स हैं। आप इनको डेफ़िनेटली कर लीजिए, चाहे आप और इन सब में आपको सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। तो इन सब में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करिएगा और फिर उसके बाद आप लोग इसको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो लोग 12th में खासकर उन लोगों के तो अभी बोर्ड्स भी हुए होंगे, तो आपने उसमें प्रैक्टिस करी होगी, तो आप तो सिर्फ पीवाईक्यूज पे जा सकते हैं। तो एक वो एडवांटेज आपको को, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका 70 to 80% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, तो ऑफ कोर्स वो बात है। फिर दूसरा हम जाते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक की तरफ मैं कहूँगा कि आपने अगर जीओसी नहीं करी है तो उसको कर लीजिए। बाकी अगर जीओसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स आपके हर चैप्टर, जो भी आपके एल्डिहाइड हो गया, आपका अल्कोहल अमाइन्स, जो भी चैप्टर्स हैं, उन सब में आप लोगों को इस बात का बहुत एडवांटेज होता है कि लाइक जीओसी आता है, आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया आसान, आपको नहीं आता, आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं उसमें। क्योंकि ऑर्गेनिक साइड इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हो ऑर्गेनिक में, तो वो ऑर्गेनिक का रहेगा। उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने इसलिए क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, देखिए कुछ कुछ रिएक्शन है जैसे हाइजेनबर्ग या फिर कैनिज़ारो रिएक्शन, वो सब याद कर लेंगे आप अगर 4-5, तो वो ठीक है, उससे इतना फर्क, सैन में रिएक्शन हो गया या और भी हो गए, एक गैब्रियल थारामाइड रिएक्शन भी है। पर अब आप पहले तो ये देख लीजिएगा सिलेबस में कौन से है कौन से नहीं। दूसरी बात ये कि रिएक्शन मैकेनिज्म जब करता है, आप समझते हैं कि कौन सी बेंजीन रिंग से कौन सी पे गया, वो रिएक्शन कौन सा आयन किस पे ट्रांसफर हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे गया, तो आप समझ जाएंगे। तो वहाँ पे कोई रिएक्शन आपको नहीं आते, यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं होंगे, आप उनको एनालाइज कर पाएंगे। और एनालाइज करने से 2 फायदा होंगे। एक तो ये कि आप अपनी आपको अपनी याददाश्त पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा कि मुझे याद है नहीं याद है, आप पे सोच सकते हैं, तो आपका थोड़ा रिलैक्स माइंड से आप सोच भी पाएंगे। दूसरी बात ये होगी कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी साथ साथ, और उसको आपको बाकी जगह में भी हेल्प करेगी। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक। अब हम बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल में कहूँगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, पर केमिकल बॉन्डिंग की बात हुआ 11 का टॉपिक है और आपने 12 में भी बोर्ड्स दिए अपने, तो 12 का तो आपका मैं assume करता हूँ आप ठीक ठाक लेवल पे तो होंगे उसका, जिनका आपने अगर 12 की एनसीईआरटी आपने बोर्ड्स के लिए अगर अच्छे से तैयारी करी हुई है, तो आपको थोड़ा एडवांटेज होगा। ठीक ठाक है तो भी आपको एडवांटेज है, क्योंकि आपने एटलीस्ट 50% मान लीजिएगा लैंड ट्वेल्थ, तो आप 50% में से उसने आपने 25-30% तो कर ही रखा है। तो बाकी जो इनऑर्गेनिक है, खासकर जो क्लास 11 का जो मैं कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल हो गई, तो ये क्या मैं अगर कैसे केमिकल बॉन्डिंग आप कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में कहूँगा कि था, मैं ये कह रहा था ना कहीं, क्योंकि वो था मुश्किल चैप्टर है, तो लाइक उसका केमिकल वो थोड़ा मुश्किल चैप्टर, तो उसका टाइम लगे, उतना टाइम ना हो आपके पास।
पर अगर आपने थोड़ा बहुत कर रखा है तो कर लीजिए, नहीं कर रखा तो फिर रहने दीजिए, उसको आप रहने दीजिए। और बाकी पीरियोडिक टेबल कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा ला रहा था। केमिकल मॉर्निंग मैंने एक और रीजन इसलिए रखा था कि उसमें बहुत करके काफ़ी एनालाइज करना पड़ता है और हो सकता है तो गलत भी हो सकता है वो, लाइक चांसेस होते हैं उसके, लाइक कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से वो सब चीज़ें होती हैं उसमें। बाकी सॉर्ट एनालिसिस, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोरिलेशन, कंपाउंड, ये सब तो आप आसानी से कर ही लीजिएगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम चलते हैं उसकी तरफ, फिजिकल भी हो गया, ऑर्गेनिक है ना, हाँ। और हम चलते हैं उसके फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं जिनकी 25 to 30% वेटेज आती है पूरे पेपर में। और एक सेकेंड, उसमें होता है आपके काइनेमैटिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब उसमें मैं आपके फिजिक्स में कहूँगा, फिजिक्स में थोड़ी ज़्यादा कुछ है नहीं। आप कुछ 140 150 ऐसे कुछ पीआई क्यूज हैं जो पिछले 4-5 साल में हैं। आप उनका कोई भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी आप देखते हैं, जहाँ से आपको समझ में आता है, या फिर उसका कोई आप खुद ही किताब के थ्रू उसको या किसी पीवीसी बुक के थ्रू उसको आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, थ्योरी पे उतना टाइम नहीं है अब करने का। हाँ, ऑफकोर्स होती है कि उससे देखिए, पर लाइक आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के पढ़ें उसको, या मतलब वो कहें ध्यान से बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, तो उतना टाइम अब नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट कर लें, इस बात में कि अब मैं क्या करूँगा, टाइम नहीं है। ये चिंता करने का भी टाइम नहीं है, आप सिर्फ काम करना, कर्म कीजिए। और उसके बाद फिजिक्स में सिर्फ इतना ही है कि इन 5 चैप्टर्स को कर लीजिए अच्छे से, तो आपकी काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे आप। अब हम बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ, मैथ्स की तरफ। मैथ्स में थोड़ा मिक्स्ड है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे थ्री डी ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर अलजेब्रा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक लेवल तक वो भी इजी होता है, उसके बाद मुश्किल होता है। तो लाइक उसमें 3 4 चैप्टर हैं मैट्रिसेस, अब मुझे पता नहीं है नहीं, पर लाइक 3 4 चैप्टर हैं जो बहुत ईजी हैं उसमें। और कुछ चैप्टर से बायनॉमियल थ्योरम, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और इंटीग्रेशन है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लेकिन वो टफ भी हैं। अब सब इंपॉर्टेंट चीज़ इजी तो नहीं हो सकती, नहीं तो फिर मज़ा ही क्या आता। तो वो बात भी है। तो मैथ्स में हम ये कहूँगा कि इन मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए, थ्री डी ज्योमेट्री, बायनॉमियल थ्योरम, वेक्टर अलजेब्रा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसेस और इंटीग्रेशन, अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हैं, 6 7 चैप्टर्स, आपका 50% मैथ्स की तैयारी हो जाती है। और ऑफकोर्स बाकी जो 12th में भी उन्होंने तो 12th के चैप्टर्स ऑलरेडी कुछ हद तक कर ही रखे होंगे, तो उसकी भी आपको इतनी दिक्कत की नहीं, आपका 50 60% तक हो जाएगी। अब ऐसा नहीं 50 60 मार्क्स की तैयारी करें तो ना जाएंगे, उतने नहीं आते ऑफकोर्स, आपके वो 40 के आसपास आएंगे। 40 के आसपास आना मैथ्स में बहुत बढ़िया स्कोर है, अगर आप 180 200 के आसपास, 180 200 के आसपास आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट का ये हो गया। बाकी यही बोलूँगा, सबके पीवाईक्यूज कर लेना। हाँ, केमिस्ट्री में एक और चीज़ ये है, अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लगाना आप लोग। हर दिन मैं कहूँगा आधा घंटा कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कभी कभी में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन टू लाइन आ जाता है, तो एनसीईआरटी में आप लोग रीडिंग ज़रूर कर लेना। और हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी आ, अगला 1 महीना जो भी उसका आपका रिजल्ट जो भी है, एक बात पक्की, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर ज़रूर अच्छा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू एवरीबॉडी।